Hello student, welcome to my book road channel. My name is विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then vertical variation of the pressure, horizontal distribution of the pressure, world distribution of sea level pressure, forces affecting the velocity and direction of wind, pressure gradient force, frictional force, Coriolis force, pressure and wind, general circulation of atmosphere, seasonal wind, local winds, land and sea breezes, mountain and valley winds, and air masses, fronts, extratropical cyclone and tropical cyclone। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आज जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डीपली इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, तो आप लोग भी इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग एक बेस्ट कोट से स्टार्ट करते हैं। Add life to your days, not days to your life। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि केवल डेज इकट्ठा करते रहिए अपनी लाइफ में कि आपने कितने दिन जिए अपने जीवन में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने प्रत्येक दिन किस तरीके से जिया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। यहाँ पे बहुत ही बेसिक फिनोमेना से हम स्टार्ट करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, ओके, और जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो कंप्रेस्ड होती है, इस तरीके से। तो इस क्या होता है, इसका रिजल्ट वेरिएशन आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसी कारण से, क्योंकि जहां पर एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली लाइट हो जाएगी एयर, तो प्रेशर कम डालेगी, और जहां पे कंप्रेस्ड होगी, इकट्ठा हो जाएगी एक जगह पे, तो थोड़ा सा डेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर अधिक डालेगी। ओके, इसी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट होती है। बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझा दिया है। The result is that it causes the movement of air from high pressure to low pressure, setting in the air in the motion। और इसी कारण से फिर धीरे धीरे एयर का मोशन स्टार्ट हो जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इधर हाई प्रेशर अगर जनरेट हो गया है और इधर लो प्रेशर अगर जनरेट हो गया है, तो एयर का मूवमेंट या विंड कह लीजिए, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगी। इसी को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो हम इस तरीके के प्रेशर को फील करते हैं। Our body is subjected to lot of air pressure. As one move up, the air gets rarefied and one feels breathless। तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आता है। The weight of the column of a air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called atmospheric pressure। जो वेट होगा एयर का, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे, कहां से लेकर सी लेवल पर, जो उसी एयर का, उतनी क्वांटिटी एयर का जितना प्रेशर पड़ रहा था, और हाइट पर जाने पर उसी क्वांटिटी एयर का जो प्रेशर पड़ रहा है, उसमें जो डिफरेंस आया है उसी को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है कि सी लेवल पर यहाँ पे आपको कम मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। weight of the column of the air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसको हम मिली बार में मेजर करते हैं।
ग्रेविटी के कारण जो सरफेस पे एयर मौजूद होती है वो डेंस होती है और इस कारण से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। सपोज दैट ये लैंड एरिया है और यहाँ पे एयर मौजूद है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से डेंस एयर जो है वो नीचे नीचे बनी रहती है। जब नीचे ही बनी रहेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि डेंस होगी, भारी होगी, तो एयर जो प्रेशर डालेगी वो ज्यादा डालेगी। अगर हमें मेजर करना है, ये तो यूनिट हो गए मिलीबार, और अगर हमें मेजर करना है इसी प्रेशर को तो उसको हम मर्करी बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं या एंड्रॉइड बैरोमीटर से यूज कर सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एयर प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है, तो मर्करी बैरोमीटर हो सकता है या एंड्रॉइड बैरोमीटर हो सकता है। ओके, दो तरीके के आपको वेरिएशन मिलेंगे प्रेशर में, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो वर्टिकली वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है, इन लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, इन लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर एक एटमॉस्फेयर पे अलग अलग होगा, अभी हम लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा हाइट बढ़ने पे। नीचे अगर ज्यादा है प्रेशर तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर, अगर 10 मीटर हमने हाइट इंक्रीज की है, ऊपर चढ़े हैं, तो 1 मिलीबार के आसपास प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ध्यान रखिएगा 10 मीटर हाइट चढ़ने पर 1 मिलीबार के आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डेटा देख सकते हैं चार्ट पे। सी लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया 1030 मिलीबार, टेम्परेचर आसपास आप समझ लीजिए कि 15 डिग्री सी। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 898 मिलीबार के आसपास मिलेगा। 5 किलोमीटर जाएंगे तो 540 मिलेगा। 10 किलोमीटर जाएंगे 265 मिलेगा। ये कोई आप ये मत समझिए कि फिक्स्ड ही है, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप हैं। ओके, लगभग एवरेज में इतना ही डिफरेंस आता है। Vertical pressure gradient force is much larger than the horizontal pressure gradient. Definitely, अगर इस तरीके से एयर कंडेंस हुई है तो डेफिनेटली इसके कांटेक्ट में आने वाला एरिया भी कम होगा। जब कांटेक्ट में आने वाला एरिया भी कम होगा और ये बहुत ज्यादा मात्रा में एयर मौजूद है तो इस पे हाई प्रेशर डालेगी, और जब इसी तरीके से प्रेशर हॉरिजॉन्टल वे में होगी, इसके कांटेक्ट में आने वाला एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो फोर्स पड़ेगा इसके ऊपर क्योंकि प्रेशर फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स जो पड़ेगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अभी ये सारे डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट क्या है। ये जो डिफरेंस होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, हालांकि अभी और डिस्कशन होगा आगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर देखते हैं। Small difference in pressure are highly significant in term of wind direction and velocity. अगर जरा सा भी प्रेशर में डिफरेंस आता है तो स्वाभाविक सी बात है जो हम वेलोसिटी देखेंगे विंड की उसमें भी चेंजमेंट और डायरेक्शन में भी चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ड्राइंग आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल, और ये जो इस तरीके से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्रेशर में, और इसको मिलाने वाली लाइन जो है ये इस तरीके से कि 1018 मिलीबार की जो लाइन है जहां जहां पर इतना प्रेशर है 1018, उसको उन जगहों को मिलाने वाली लाइन को हम आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। आइसोथर्म्स पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आइसोबार्स आ रहे। ओके, नाउ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास सी लेवल प्रेशर इज लो, जो सी लेवल प्रेशर है वो कम होता है, एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। ओके, सी के पास स्वाभाविक सी बात है सॉरी, प्रेशर कम होगा इस तरीके से। यहाँ पे अगर ये सी अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे जो एयर होगी वो उसके द्वारा जो डालने वाला प्रेशर होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि
लंबे समय तक गर्म रहता है, तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी क्या होगी, गर्म होगी, वार्म होगी। वार्म एयर होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, जो प्रेशर डाल रही होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर जो किसी एक जगह पे स्पेसिफिक प्लेस पे पड़ रहा था सारा प्रेशर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर कम पड़ेगा सब पे। जब बढ़ जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कम कम आएगा हिस्से में सबके। ओके, किसी एक आदमी पे प्रेशर डाला जाए किसी एक चीज का, और उसी काम के प्रेशर को कई लोगों पे बांट दिया जाए, तो डेफिनेटली सबके ऊपर से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा। ओके, और ऐसे एरिया को हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं, जहां पे प्रेशर कम होता है इक्वेटर के पास। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड हाई प्रेशर एरिया नोन एज सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इक्वेटर ड्रॉ करें और यहाँ पे ये 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये 30 डिग्री साउथ, तो इन जगहों पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ओके, हाई प्रेशर, और इनको हम सब ट्रॉपिकल हाई कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर इसमें लैंड एरिया आएगा। और क्यों हाई होगा ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पर जो इस एरिया में आपको प्रेशर मिल रहा है वो हाई क्यों मिल रहा है। ठीक है, और अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ सब पोलर लो, और अगर ऊपर जाएंगे 60 डिग्री के आसपास नॉर्थ और नीचे जाएंगे 60 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे आपको सब लो पोलर लो मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा यहाँ पे। ओके, और पोल पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसको हम पोलर हाई कहते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास। ओके, in northern hemisphere in winter they move southward and the summer northward। क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि ये पोर्शन, ओके, ये पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड, ये साउथवर्ड चलती है। ठीक है, और जब समर आता है तो ये जो प्रेशर बेल्ट की बात हो रही है, जब समर आता है तो ये नॉर्थवर्ड चलती लगती है। ठीक है, इसी कारण से मतलब कि गर्म और ठंड भी चेंजमेंट आती है, कोल्ड विंटर और समर होता है इन्हीं कारणों से, क्योंकि प्रेशर बेल्ट भी अपनी जगहों से डिस्प्लेस होती है। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं, ये इस तरीके के आप देख सकते हैं, ये जनवरी के समय की प्रेशर लाइन है, आइसोथर्म्स है, आइसोबार्स, सॉरी आइसोबार्स, ये सारी उन लाइनों को मिला रही है जहां जहां पे प्रेशर सेम है। ठीक है, 1030 ये हाई प्रेशर एरिया, 1025 ये एरिया, 1020 ये एरिया। ठीक है, ये आईटीसीजेड वाला एरिया। ओके, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। अब जनवरी की, अब ये देखिए जुलाई की, यहाँ पे सदर्न पोर्शन पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा पैरेलल होगी, जबकि नॉर्दर्न पोर्शन में पैरेलल नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर आपको यहाँ पे आइसोबार्स पैरेलल देखने को मिलेगी साउथ में, ओके, ना कि नॉर्थ में। और वही चीज आपको जुलाई में देखने को, और ये पैरेलल लाइनें बढ़ जाएंगी। ओके, जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स भी जनरेट होगा। तो फोर्स क्या करेगा, इनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंजमेंट लाने की कोशिश करेगा या इफेक्ट डालेगा। आप जानते हैं कि विंड ब्लो होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, और इन पे फोर्स डाला जाता है कोरियोलिस। ओके, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जो कि इनके विंड की डायरेक्शन या वेलोसिटी पे इफेक्ट डालता है। ओके, द फोर्स एक्सर्ट बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है या लग रहा है इन पे, किसकी वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, ओके, उसको हम
का, वही लो प्रेशर और हाई प्रेशर। फ्रिक्शनल फोर्स का, क्योंकि कई सारी लेयर होगी और अर्थ की सरफेस से भी टकरा रही होगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ये आपस में भी लेयर आपस में टकरा रही होगी तो भी फ्रिक्शन जनरेट होगा। और कोरियोलिस फोर्स जो भी हमने डिस्कस किया। इन एडिशन उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़ता है, जिसको जो उनको नीचे की तरफ रखने की कोशिश करता है अर्थ के पास सरफेस पे। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या चीज है? ओके, आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा उसी को हम फोर्स कहेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस अ फोर्स, या आप कह सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आता है, चेंजमेंट आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी वेरिएशन आता है तो वो एक फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के कंपैरिजन में। ठीक है, इस जगह पे देखिए कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर, कहीं हाई कहीं लो, यहाँ पे हाई, ओके, ये हाई ये हाई ये हाई प्रेशर, इस तरीके से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हाई है, फिर थोड़ी दूरी पर फिर यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पे लो है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई, इस तरीके से। तो रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आप समझ लीजिए कि रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर में चेंजमेंट होते हैं, की दर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग where the isobar are close to each other। प्रेशर ग्रेडियंट वहां पर ज्यादा ताकतवर होते हैं जहां पर आइसोबार पास पास होती है, जैसे कि ये देखिए ये आइसोबार बहुत क्लोज है, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट या फोर्स ग्रेडियंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, एंड वीक कहां पे होंगे? जहां पर आइसोबार दूर दूर है, इस तरीके से एक ये आइसोबार है और फिर एक ये आइसोबार है, तो जहां पे दूर दूर होंगे तो वहां पे क्या होगा, ये प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को ही हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते भी होंगे काफी हद तक, इट इज द ग्रेटेस्ट एट द सरफेस। स्वाभाविक सी बात है, सरफेस में क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसके कांटेक्ट में एयर आती है, और एयर आएगी उसके कांटेक्ट में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टच करेगी, जब टच करेगी तो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो इसी वजह से सरफेस के पास ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। ये आपको कहां तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, मींस आपको नहीं, एयर को 1 to 3 किलोमीटर हाइट तक। ठीक है, अर्थ सरफेस से 1 से 3 किलोमीटर हाइट तक ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। और द सी सरफेस द फ्रिक्शन, स्वाभाविक सी बात है कि सी के ऊपर उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहां पे सी होगा तो वो सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी, तो एयर भी आराम से बहती चली जाएगी, तो फ्रिक्शन कहां से होगा? जहां पे रफ मिलेंगे, पहाड़ हो गए, पठार हो गए और बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया, यहां से जब एयर गुजरेगी तो स्वाभाविक सी बात है फ्रिक्शन होगा उसमें, क्योंकि इतनी ज्यादा रुकावटें आ रही हैं उसके बीच में। ओके, कोरियोलिस फोर्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। ओके, ये क्या करता है, विंड को डिफ्लेक्ट करता है राइट डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान रखिएगा, राइट डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन अ सदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में और राइट डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस तरीके से ये इसको डिफ्लेक्ट करता है। ओके, कोरियोलिस फोर्स। अभी ये सारी चीजें आगे जाके जुड़ेंगी जहां पे हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, साइक्लोन वगैरह में, एंटी साइक्लोन में। कोरियोलिस फोर्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस जैसे जैसे एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स भी कम होगा या ज्यादा होगा।
जैसे कि इन्होंने बताया है कि पोल पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा होता है या मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर अपसेट होता है, क्योंकि लैटिट्यूड इक्वेटर पर 0 और पोल पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है मैक्सिमम एंगल है, तो मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स होगा। इक्वेटर 0 है तो फिर कोरियोलिस फोर्स भी 0 होगा। ओके, कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट पर परपेंडिकुलरली वर्क करता है या एक्ट करता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है किसके, आइसोबार के। कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर, प्रेशर ग्रेडियंट आइसोबार के परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम ये फिगर से समझेंगे। द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बार बार होगा, बहुत तेजी से होगा, तो डेफिनेटली विंड का फ्लो या वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। मैं एक रफली फिगर बना रहा हूँ। इस तरीके से अगर बार बार बहुत तेजी से चेंजमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली विंड भी का भी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मगर अगर यही चीज दूर दूर हो रही, हाई है यहाँ पे लो है, तो उसको पार करने में ही विंड आधी एनर्जी लॉस कर देगी। जब लॉस कर देगी तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक, प्रेशर बहुत तेज है तो स्वाभाविक सी बात है कि वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ओके, एंड द लार्जर इन डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, स्वाभाविक सी बात है कि जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो बहुत तेजी तेजी जा रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें डिफ्लेक्शन होने का भी चांस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जब आराम से जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन नहीं जाना। मगर हम जब जल्दबाजी में होते हैं, तो हड़बड़ाहट में होते हैं, तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तो इन द सेम वे। ओके, एट द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स आप जानते हैं 0 होता है, एंड द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। तो यहाँ पे जो विंड ब्लो होती है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर है। अगर ये आइसोबार है, इस तरीके से आइसोबार है, तो इसके परपेंडिकुलर विंड ब्लो हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं 3D में नहीं दिखा सकता, इसको आप अभी मैं समझा दूंगा ये सारी चीजें। Low pressure get filled instead of getting intensified. This is the reason why tropical cyclone are not formed near the equator. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं जनरेट होते, क्यों नहीं बनते, फॉर्म नहीं होते, क्योंकि लो प्रेशर चाहिए होता है, और लो प्रेशर होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, गेट फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। लो प्रेशर इंटेंसिफाइड होने के पहले ही वो पहले ही बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एयर की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आती है तेजी से, तो वो पहले ही फिल हो जाता है, इतना इंटेंसिफाइड नहीं हो पाता है, इतनी एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाती कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कर सके। ठीक है, और अभी डीपली समझेंगे इस चीज को। प्रेशर एंड विंड, wind in the upper atmosphere 2 to 3 किलोमीटर above the surface are free from frictional effect। स्वाभाविक सी बात है, 1 से 3 किलोमीटर की बात हुई थी, इससे ऊपर जो विंड फ्लो हो रही होगी वो क्या होगी, फ्रिक्शनल इफेक्ट से फ्री होगी। ठीक है, एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। और किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही होगी, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा, मींस हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। ओके, isobars are straight and there is no friction। जब आइसोबार स्ट्रेट हो, सीधे सीधे, और इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज बैलेंस, तो प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंस रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी सेम हाई प्रेशर है, इस तरीके से और भी जगहों पे है, आइसोबार स्ट्रेट है। ठीक है, और इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो
जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो भी क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार। तो जो विंड फ्लो हो रही होगी वो पैरेलल हो जाएगी आइसोबार के। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। जी, सी कोरियोलिस फोर्स, पीएच प्रेशर ग्रेडियंट और वी जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, वो क्या कह रहे थे, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा। व्हेन आइसोबार एट स्ट्रेट, देखिए आइसोबार स्ट्रेट है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो सेम प्रेशर एरिया है उनको मिलाने वाली लाइन को आइसोबार कहते हैं। ये स्ट्रेट है। अब इनके बीच में कोई फ्रिक्शन है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को या प्रेशर को, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ये कोरियोलिस फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट विंड फ्लो होगी वो पैरेलल टू द आइसोबार होगी। ये देखिए, ये पैरेलल टू द आइसोबार, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। सेम चीज होगी मगर अपोजिट डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स है, ये आइसोबार्स है और ये विंड है। ठीक है, ये राइट डायरेक्शन में और ये लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, इनको हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। जब इस तरीके से बैलेंस मिलता है ना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में और विंड फ्लो होती है आइसोबार के पैरेलल, तो इसको हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, अराउंड अ लो, लो प्रेशर एरिया पे जब विंड सर्कुलेट होती है उसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। और जब हाई में होगी तो उसको हम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, लो में विंड सर्कुलेशन साइक्लोनिक सर्कुलेशन, हाई में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ओके, ये डाइवर्जेंस अलग जाना और ये कन्वर्जेंस कन्वर्ट। ओके, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस लो और ये डाइवर्जेंस हाई। कन्वर्जेंस लो मींस यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से और यहाँ पे आके डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से। ओके, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड ऑन, जो प्लैनेटरी विंड्स का पैटर्न है, ठीक है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, लैटिट्यूड में जो भिन्नताएं देखने को मिलेंगी ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड इमर्जेंस ऑफ द प्रेशर बेल्ट, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स following apparent path of the sun, distribution of the continents and oceans and rotation of the earth। तो इन सब चीजों का प्लैनेटरी विंड्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, या ये कह लीजिए कि पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इन पे ही डिपेंड होती है। जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट का, ठीक है, अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक हीट। ओके, ये 0, ये 30 या 45, फिर 60, इस तरीके से। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आइसोबार्स कह लीजिए आप। ठीक है, और माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपैरेंट पाथ ऑफ द सन, क्योंकि जब मैंने आपको बताया समर में और विंटर में ये प्रेशर बेल्ट अपना जगह चेंज कर देती है, क्योंकि सन भी अपनी जगह चेंज कर लेता है, या कह लीजिए कि अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, और उस एरिया पे कॉन्टिनेंट कितने हैं, मींस लैंड एरिया कितना है और ओशियन कितना है, कितने एरिया में ओशियन है कितने एरिया में कॉन्टिनेंट है, इन सब चीजों
के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लैनेटरी विंड का पैटर्न क्या होगा और रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन कोरोनल फोर्स जनरेट होता है, कोरोनल फोर्स इन पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, जो पैटर्न है प्लैनेटरी विंड्स का उसको हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, तो पैटर्न जो है प्लैनेटरी विंड का उसी को हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन आप जानते हैं कि प्रेशर कंडीशन कैसी चाहिए, लो एट द सेंटर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। एंटी साइक्लोन में जस्ट इसका अपोजिट है, उसको प्रेशर चाहिए एट द सेंटर हाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का, ये मोशन भी डिसाइड करता है किसकी, ओशन वाटर का। ठीक है, ओशन वाटर सर्कुलेशन भी इसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है और वो फिर क्या करता है, अर्थ के क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है कि अर्थ का क्लाइमेट क्या होगा, कैसा होगा, इन चीजों पे भी इफेक्ट डालता है। सिंपलीफाइड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको जरा आइए समझ लेते हैं। ये इक्वेटर, अभी ज्यादा नहीं, धीरे धीरे डीपली समझेंगे और चीजें। ये सब ट्रॉपिकल रीजन, ये पोलर रीजन। ठीक है, इस तरीके से इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक या सब पोलर, पोलर, इस तरीके। ओके, अभी यहाँ पे विंड, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। द एयर एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, जो आपने यहाँ पे देखा है जी, rises because of the convection caused by high insolation and low pressure is created। होता क्या है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में हीट ज्यादा होने की वजह से ओशन गर्म रहता है, और आप जानते हैं कि ओशन लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक गर्म रहता है और ज्यादा देर में ठंडा होता है, तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी क्या होगी, सॉरी, वो गर्म हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, गर्म होकर हल्की होगी तो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। ओके, जब ये ऊपर उठ जाएगी तो इसकी जगह को फिल करने के लिए आसपास की एयर इसकी तरफ आएगी, जिसको हम विंड कहते हैं कि अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो उसे विंड कहते हैं। ओके, ना, ओके, इस तरीके से ITCZ। तो इंटरट्रॉपिकल जोन क्यों कहते हैं, इसके नाम से आप समझ लीजिए। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे एयर आके कन्वर्ज होती है और बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन मींस वाटर हीट अप हो रहा है कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से, कि ऊपर का वार्म फिर धीरे धीरे उससे नीचे कांटेक्ट होता जा रहा है, वो एयर वार्म हो रहा है और उसकी वजह से जो उसके कांटेक्ट में एयर आ रही है वो भी वार्म हो रही है, वो वार्म होके हल्की हो जाती है, हल्की होके ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठती है तो वहां पे क्या प्रेशर क्रिएट कर देती है, लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। द विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज, ओके, विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज, जो विंड्स ट्रॉपिक से आती है यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, इस जगह पे ट्रॉपिक से जो आएगी वो यहाँ पे कन्वर्ज होगी, इसी वजह से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं इसको। एट दिस लो प्रेशर जोन द कन्वर्ज एयर राइजेस, मैंने अभी आपको समझाया, नीज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू द अल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। यहाँ पे जब एयर हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, ये एयर ऊपर की तरफ उठेगी, कहां तक उठ जाएगी, 14 किलोमीटर हाइट तक। ओके, मूव टुवर्ड द पोल्स, और ये कोरोनिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से किधर की तरफ मूव करने लगेगी, ये देखिए पोल की तरफ, यहां से उठी यहां तक पहुंची
ये पोल की तरफ मूव करने देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इन जगहों को। This causes the accumulation of air at a 30 degree north and south. फिर इनका accumulation हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ पे, दोनों तरफ डायरेक्शन में जा रही थी। ओके move toward the pole. The causes accumulation of air at the about 30 degree north and south. Part of accumulated air sink to the ground and form a subtropical high. तो जब यहाँ पे कन्वर्ज होती है, आपस में मिलती है, ठीक है, ऊपर से आने वाली ठंडी हवा भी और यहाँ से जाने वाली एयर भी, ठीक है, दोनों ही ठंडी हवा यहाँ पे मिल जाएंगी तो हैवी हो जाएंगी। ठंडी हवा मिलके जब हैवी हो जाएंगी तो ये नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे तो जब ये नीचे तरफ बैठ जाएंगे तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्या, सब ट्रॉपिकल हाई। ओके ग्राउंड में सब ट्रॉपिकल हाई एरिया फॉर्म हो जाएगा। ओके अब आगे देखिए, down below the near the land surface the air flow toward the equator as a easterlies, और फिर ये किधर की तरफ, क्योंकि जब ये नीचे बैठेगी कांटेक्ट में आएगी। ओके और जहां पे जब, क्योंकि यहाँ की जो एयर थी वो तो गर्म होकर ऊपर उठ गई, यहाँ की जगह खाली हो गई और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो गया तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी क्योंकि यहाँ की जगह इसको फिल करनी थी, और इसी तरीके से इस तरफ भी जाएगी, दोनों डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। गिव मी अ सेकंड। Easterlies from either side of the equator converge in an intertropical convergence zone, और फिर वो वहां पे आके मिल जाएगी इसी जगह पे ITCZ पे। ओके इस तरीके से ये ईस्टर्लीज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, इसी को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड या ईस्टर्लीज कहते हैं। तो इस तरीके से हवा का गर्म होकर ऊपर उठना, फिर पोल की तरफ बहना, फिर यहाँ पे ठंडी हवा का इसमें मिलना और हैवी होकर फिर ये नीचे की तरफ आना, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई फॉर्म करना और फिर वहां से फिर आईटीसीजेड की तरफ बढ़ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर गई, पोल की तरफ बढ़ी, फिर ठंडी हवा मिलने की वजह से हैवी होकर नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ पे आईटीसीजेड पे जगह खाली हो गई थी क्योंकि एयर तो ऊपर चली गई, तो उसको फिल करने के लिए फिर इधर आए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक साइकिल जनरेट हो रही है। तो इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, हेड रेस। ये हेड रेस, ओके ये head race. Now, such circulation from the surface toward upward and vice versa are called cell, जिसको हम Hadley cell कहते हैं। ओके अब क्या होगा, आपने देखा था एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया था, एक पार्ट तो इधर की तरफ आया और एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया। अब in the middle latitude the circulation is that of sinking cold air that come from pole and rising warm air that blow from the subtropical high। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जो वार्म एयर आ रही है सब ट्रॉपिकल हाई से और ऊपर से पोल से जो कोल्ड एयर आ रही है वो दोनों मिक्स होके वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाएगी तो हल्की होगी ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, हल्की होके ऊपर की तरफ उठेगी। कोरोनिस फोर्स की वजह से ये हाई प्रेशर से फिर ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ओके एक पोर्शन इधर जाएगा, एक पोर्शन इधर जाएगा। In the mid latitude the circulation that sink the cold air that come from the pole, जैसे मैंने आपको बताया,
पोल से कोल्ड एयर आई यहाँ पे, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ तो आपको समझ में कम फ्रॉम द पोल, यहाँ से पोल से ठंडी एयर आई, और सब ट्रॉपिकल से वार्म एयर गई ऊपर, ओके, सब पोलर एरिया की तरफ। Rising warm air that blow from subtropics high at the surface, these winds are called westerlies। इस तरीके से इनको हम, जो ये फ्लो हो रही है इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिक से सब पोलर रीजन की तरफ जा रही है गर्म हवा, और यहाँ पे ये सब पोलर रीजन में कोल्ड एयर इधर से और ये वार्म एयर इधर से दोनों मिक्स हो रही है, और ये वार्म होके ऊपर उठेंगी। अब जब ऊपर उठेंगी देखिएगा तो एक तरीके की फिर ये सेल एक जनरेट करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, फेरल सेल, ओके। यहाँ से वार्म एयर गई ऊपर सब पोलर रीजन में, कोल्ड एयर ऊपर से आई, दोनों मिलके वार्म हो गई, वार्म होके ऊपर उठी, हाई प्रेशर यहाँ पे था क्योंकि वार्म है, ठीक है, तो ऊपर जाके ठंडी होगी, हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो हाई प्रेशर से फिर ये लो प्रेशर की तरफ आएगी, ओके, दोनों तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट पड़ेगा इन पे। इस तरीके से एक ये सेल जनरेट कर देंगे जिनको हम पैरेलल सेल कहेंगे। भाई सेम प्रोसेस है जैसे कि हेडली सेल में होता है, वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली प्रोसेस सेम है, ओके। पैरेलल at the polar latitude the cold dense air subsides near the pole and blow toward the middle latitude as the polar still is। अब क्या होगा इस जगह पे देखिए, एक तो इस सदर्न पोर्शन की तरफ आई, पैरासेल बनाई, और एक जो ब्रांच होगी वो ऊपर पोल की तरफ जाएगी, ठीक है, और पोल पे यहाँ पे ठंडी होने के बाद फिर ठंडी हो जाएगी, पोल पे पहुंच के ठंडी होने की वजह से हैवी होके फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आ जाएगी तो इस तरीके से जब नीचे आ जाएगी तो हाई प्रेशर जनरेट है यहाँ पे क्योंकि डेंस एयर है, ठंडी है, तो ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर ये एक साइकिल बना देगी जिसको हम पोलर सेल कहेंगे, पोलर सेल, और इस तरीके से फ्लो होने वाली विंड को हम ईस्टर्लीज कहते हैं। ओके, तो ये तीन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम सदर्न पोर्शन में भी बनती है इसी तरीके से, ठीक है, हेडली सेल, पैरेलल सेल और पोलर सेल, ओके। और इनके विंड के फ्लो को पोर्शन के बीच के, तो ये नॉर्थ ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ये पोलर ईस्टर्लीज, ओके। ईस्टर्लीज ये इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये वेस्टर्लीज वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये पोलर ईस्टर्लीज ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ large scale wind of atmosphere initiate large and slow moving current of the ocean। इस तरीके से जो मोशन आप देख रहे हैं विंड का एक जगह से दूसरी जगह, ये केवल विंड का मूवमेंट ऊपर ही ऊपर नहीं है, इसके कांटेक्ट में आने वाले ओशन वाटर भी अफेक्टेड होते हैं और ओशन करंट जनरेट होती है, ठीक है। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, ये आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ओशन। General atmospheric circulation and its effect, okay। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड।
लाइट की प्रॉब्लम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। Warm and cooling of the Pacific Ocean is the most important term of general atmospheric circulation. Warming and cooling of the Pacific Ocean. Okay. Warming and cooling of the Pacific Ocean is most important term of general atmospheric circulation. Pacific Ocean का warm होना या cool होना ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जो सर्कुलेशन हो रहा है ना एटमॉस्फेयर का, उससे ओशन करंट भी इफेक्ट हो रही है, उसकी कांटेक्ट में आने वाले कोस्टल एरिया या लैंड एरिया भी इफेक्ट होंगे। ओके, क्या होता है वार्म वाटर जो होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, वो धीरे धीरे मूव करता है साउथ अमेरिका की तरफ और रिप्लेस करता है कूल पेरुवियन करंट को। ओके, इस तरीके से अगर हम ये साउथ अमेरिका बनाए और ये नॉर्थ अमेरिका बनाए, इस तरीके से मे बी पॉसिबल, और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या होता है कि पैसिफिक ओशन का यहाँ का वार्म करंट, वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, स्लोली सेंट्रल पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर धीरे धीरे यहाँ से इस तरफ की तरफ जाता है और यहाँ का पेरिवियन का जो कोल्ड का वाटर है उसको रिप्लेस कर देता है। जब रिप्लेस कर देता है यहाँ पे पेरू में, ठीक, such appearance of warm water of coast of the Peru is known as El Nino। इसी की वजह से El Nino बनते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना होगा El Nino के बारे में, ला नीना के बारे में। तो El Nino ऐसे ही फॉर्म होता है इसी तरीके से कि जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो वार्म वाटर है वो रिप्लेस कर देता है कोल्ड वाटर को पेरिवियन कोस्ट के। ओके, तो वहां पे इस तरीके के सर्कुलेशन जो बनता है उसको हम El Nino कहते हैं। इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन पे। ये क्या कर देता है, ये प्रेशर चेंज कर देता है, जहां पे वार्म होना चाहिए वहां पे कोल्ड कर देता है, जहां पे कोल्ड होना चाहिए वो वार्म कर देता है। तो ये सेंट्रल पैसिफिक या ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेशर एरियाज हैं उनमें चेंजमेंट ला देता है। दिस चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ऑन द पैसिफिक नोन एज सदर्न ऑक्सीडेशन। इस चेंज को, जो प्रेशर में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर अ पैसिफिक, इसको हम सदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। ओके, पानी का एक गर्म पानी का जगह ले लेना ठंडे पानी पे, उसको हम El Nino कहते हैं, ठीक है। सच एपीयरेंस वार्म वाटर ऑफ कोस्ट ऑफ द पेरू इज नोन एज El Nino, ठीक है। जो पेरू के तट पे ठंडे पानी की जगह पे वार्म वाटर का मिलना, ये El Nino इफेक्ट है। ओके, और जो ये चेंजमेंट हो रहा है इसकी वजह से जो प्रेशर में चेंजमेंट आ रहा है उसको हम सदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। ओके, the combined phenomena of southern oscillation and El Nino is known as ENSO। अगर हम इन दोनों ही फिनोमेना को जोड़ दें, El Nino को और सदर्न ऑक्सीलेशन को, इसको हम ENSO कहेंगे। ओके, ये El Nino था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आ जाते हैं सीजनल विंड पे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हैं इसमें साइक्लोन वगैरह से। Okay, the pattern of wind circulation is modified in different seasons due to shifting of region of the maximum heat pressure and wind belt। ये सीजनल विंड आप जानते हैं कि चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हीट चेंज होगी, लैटिट्यूड की प्रेशर चेंज होगा, विंड बेल्ट रिप्लेस होगी एक जगह से दूसरी जगह। The most pronounced effect of such a shift is noticed in a monsoon। मानसून के समय पे ये ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली ओवर द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लोकल विंड difference in the heating and cooling of the earth's surface and cycles those develop daily annually। जैसे जैसे सीजनल विंड है उसी तरीके से लोकल विंड ज्यादातर जनरेट होती है बिकॉज़ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि लोकल विंड काफी स्पेसिफिक एरिया पे ही डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, उसी वजह से वहां की विंड भी अफेक्टेड होती है, ठीक है। लैंड एंड सी ब्रीज ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ड्यूरिंग द डे द लैंड जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है और जो सी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इस तरीके आप देख सकते हैं। ओके,
तो इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से और 10 प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड। इसी तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बोला था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ओके, रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये लैंड एरिया है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो एयर क्या हो गई, वार्म हो गई, एयर वार्म अप हो गई, वार्म अप हो गई तो लाइट हो गई, लाइट होने की वजह से ऊपर उठ गई, ठीक है, ऊपर उठ गई तो ये जगह क्या हो गई, खाली बच गई। इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ की ठंडी हवा आ गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर। आप जानते हैं जहाँ पे ठंडी हवा हाई प्रेशर और जहाँ पे गर्म हवा लो प्रेशर। और आप ये भी जानते हैं कि जो विंड फ्लो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, सी ब्रीज, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। सेम नाइट में इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि लैंड बहुत तेजी से अगर गर्म हुआ है तो बहुत तेजी से ठंडा भी हो गया, मगर सी अगर धीरे धीरे गर्म हुआ है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। ओके, तो जब लैंड ठंडा हो गया जल्दी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और अभी सी गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होने लगे। इसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। Mountain and valley winds. During the day, the slope gets heated up and air moves up slope, and to fill the resulting gap, the air from the valley blow up the valley and valley breeze. क्या होता है कि दिन के समय पे तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वहां पे कांटेक्ट में आने वाली एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यहाँ पे अगर एयर कांटेक्ट में आ रही है तो ये गर्म हो जाएगी, गर्म होके क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो जब ये ऊपर उठ जाएगी तो इसको फिल करने के लिए अब अलग दूसरी जो कौन सी क्या हो जाएगी, ठंडी एयर आ जाएगी। ओके, इसी को हम वैली ब्रीज कहते हैं। नाइट में जैसे इसका उल्टा होता है, ठीक है, gets cooled and dense air descend into the valley as a mountain wind। तो जब रात के समय पे जब ठंडी ज्यादा हो गई तो ये विंड अब ऊपर न जाने के बजाय नीचे ही नीचे इकट्ठा हो रही है, तो इसको हम माउंटेन विंड कहते हैं। Cool air of high plateau and ice field drain into a valley is called the katabatic wind। जो कूल एयर है ऑफ हाई प्लेटू, मतलब ऊंचे ऊंचे पठारों से या आइस फील्ड से जहां बर्फ जमी हुई है, ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड। वैली की तरफ आती है उसको हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा दिन के समय पे जब यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया तो ये वार्म एयर ऊपर उठ गई, इसकी जगह फिल करने के लिए कहीं और से ठंडी एयर आएगी, ठीक है, तो इसको हम कैटाबैटिक विंड कहेंगे, ठीक है। The cool air of a high plateau and ice field draining into the valley, valley की तरफ नीचे की तरफ आती है उसको हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। Another type of warm winds occur on leeward side of the mountain, मतलब कि माउंटेन की दूसरी तरफ, इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर आ गई है, ये दूसरी तरफ पहुंचेगी, जब दूसरी तरफ पहुंचेगी वार्म एयर है तो इसमें मॉइस्चर होगा, आप जानते हैं, जब मॉइस्चर होगा तो जैसे ही वो माउंटेन क्रॉस करेगी वैसे ही टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा। जब टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा और टेम्परेचर उसको थोड़ा सा भी कम मिलेगा तो ये जो भाप है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी और प्रेसिपिटेशन मींस बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है माउंटेन एरिया में दिन में के टेम्परेचर में हाई होने की वजह से एयर वार्म अप होकर ऊपर उठ जाती है, और एयर वार्म है तो डेफिनेटली उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा, जैसे ही वार्म एयर इस रेंज को पार करेगी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो उसमें वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
temperature and humidity of air with generally uniform temperature and humidity। एयर मास क्या चीज होती है, ठीक है, ये लार्ज बॉडी है ऑफ एयर विद जनरली यूनिफॉर्म एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द area over which an air mass is originate is what provides its characteristics। एक लार्ज बॉडी है विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर फिक्स्ड है, ह्यूमिडिटी भी फिक्स्ड है, ठीक है, उसको हम एयर मास कहेंगे, ठीक है। एक लार्ज बॉडी एयर की जहां पे टेम्परेचर फिक्स हो और ह्यूमिडिटी भी फिक्स हो, उसको हम एयर मास कहेंगे। द एरिया ओवर व्हिच एन एयर मास ओरिजिनेट इज what provides its characteristics। The longer the air masses stay over its source region, the more likely it will acquire the properties of the surface below। जितना देर तक वो एयर मास उस एरिया में बना रहेगा तो उतनी ज्यादा देर की वजह से उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो उस लैंड एरिया पे मिल रही होगी, ठीक है। हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है इस चीज पे डिपेंड करेगा, ओके। ये देखिए, ये एयर प्रेशर आप देख सकते हैं, एयर मास। आपने ये कुछ मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड मूवीज वगैरह में, बॉलीवुड मूवीज वगैरह में या आप राज्यसभा जैसे चैनल देखते हो तो उसमें ये पिक्चर देखने को मिलेगी। ये कोल्ड एयर मास है, ये एयर मास कोल्ड है यहाँ पर भी, मगर उतनी कोल्ड नहीं है, और ये वार्म एयर मास है, ओके। इस तरीके से इसमें सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन देख लेते हैं। There are 5 major source regions। These are warm tropical and subtropical ocean, subtropical and hot desert, relatively cold high latitude ocean, very cold snow covered continent high latitude, and permanently ice covered continent Arctic and Antarctica। होता क्या है कि इस वजह से जो हम आपसे एयर मास की बात कर रहे हैं, तो काफी समय तक एक ही जगह पे इस तरह के एयर मास मिलने की वजह से अलग अलग एरिया बन जाते हैं, अलग अलग रीजन बन जाते हैं। जैसे कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन बन जाएगा ये एरिया, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट एरिया या रीजन, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन और वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, ओके, एंड परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। इस तरीके के ये रीजन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर एयर मास किसी जगह पे काफी देर समय तक मिलती रहे तो इस तरीके के रीजन बन जाते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं, ओके। और एयर मास आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टाइप्स: मैरीन टाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीन यहाँ पे मिसप्लेस है, ठीक है, एमपी इसमें देख लेते हैं। मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक हो, और कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। इस तरीके के ये एयर मासेस हैं, कैटेगरीज हैं, ठीक है, फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ द एयर मास। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एमटी, ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल इस एरिया में, मतलब कि नियर द, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के पास, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये आप देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हॉट ड्राई, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सीटी आपको कहां मिलेगा ये एरिया है सीटी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक वेरी कोल्ड सीएम, ये आपको मिलेगा वेरी कोल्ड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, ये सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड। एमपी मैरीटाइम पोलर, ये रीजन मिलेगा मैरीटाइम पोलर एमपी, ओके। इस तरीके से ये सारी चीजें ओके। तो यहाँ पे आज हम इस डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। मे बी कैमरा नहीं वर्क कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो आज हम इसको क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।